एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जो एग्ज़ाम की तैयारी है बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लेके आया हूँ टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर की रिवीजन। इस टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर को हम इन डिटेल रिवाइज करेंगे और जो भी नोट्स मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ उस नोट्स को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया हुआ है और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा। आप वहाँ पे विजिट करके इस जितने भी नोट्स जो हैं वहाँ से डाउनलोड कर सकते। तो बिना देरी करते हुए हम लोग अपनी टाइम ऑफ सप्लाई की रिवीजन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो टाइम ऑफ सप्लाई का सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, एक बैकग्राउंड दे देता हूँ जिससे आप लोगों को एक क्लैरिटी मिलेगी कि हम लोग आज के रिवीजन में पढ़ने क्या वाले। देखो, तो मैं आप लोगों को एक बार क्लैरिटी दे देता हूँ कि आखिर हम इस सेशन में आज पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो आप सब लोगों का कंसंट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए पूरा। ठीक है, ताकि आप लोगों को टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड कोई भी क्वेरी ना हो। और अगर आपको इन बिटवीन कोई भी क्वेरी आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे इस क्वेरी को डाल सकते हैं और आप मेरे से क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी क्या कर सकते हैं, ये डाउट या क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग समझेंगे सबसे पहले टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, देखो मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, ये मिस्टर बी है। ठीक है, अब मिस्टर ए ने सेल करे गुड्स और सर्विसेज किसको मिस्टर बी को। अब सबसे पहले आप लोगों को पता है कि हम लोग सप्लाई चैप्टर पढ़ते हैं। सप्लाई चैप्टर में हम लोग ये देखते हैं आखिर ये जो सेल हुई है गुड्स और सर्विसेज वो क्या है, सप्लाई की डेफिनेशन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आपने देखा सप्लाई चैप्टर में। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, अगर ये सप्लाई है तो हम लोग क्या देखते हैं, क्या और भी क्या चीजें देखते हैं। हम देखते हैं कि इसकी वैल्यूएशन कितनी होगी। ये क्या, ये हमने वैल्यूएशन चैप्टर में पढ़ा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या क्या देखते हैं, हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई, है ना। हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई देखते हैं कि आखिर ये ट्रांजैक्शन जो हुई है वो क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई होगी या फिर इंटर स्टेट सप्लाई होगी, है ना। मतलब जो रेवेन्यू होगा वो कौन से स्टेट को जाएगा। फिर हम लोगों को एक चीज और देखनी पड़ती है, टाइम ऑफ सप्लाई, है ना, टाइम ऑफ सप्लाई। आखिर इस ट्रांजैक्शन पे जो टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है, वो कब करना है ना। जो टाइम ऑफ सप्लाई क्या बताती है, क्योंकि एक सप्लाई के अंदर मल्टीपल इवेंट होते हैं, है ना। एक सप्लाई के अंदर मल्टीपल इवेंट होते हैं। जैसे कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को जो सेल करी वो सपोज करो मई में करी और जो मिस्टर बी ने ए को जो पेमेंट करी वो जून मंथ में करी, है ना, जून मंथ में करी। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये जो सप्लाई हुई थी हो सकता है मिस्टर बी ने ये सप्लाई जो रिसीव करी वो जुलाई में करी और जब भी उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपनी एंट्री भी मारी। ठीक है, और दूसरे साइड क्या हुआ, मिस्टर ए ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कब मारी, जून में मारी। तो देखो कितने सारे इवेंट आ गए और अलग अलग डेट पे जो इवेंट हमारे आए हैं। और इनवॉइस कब रेस हुआ, वो भी मई मंथ में हुआ। तो मतलब देखो मई मंथ के 2 इवेंट आ गए, जून मंथ के 2 इवेंट आ गए और जुलाई मंथ के 2 इवेंट आ गए। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि एक सप्लाई के अंदर मल्टीपल इवेंट हो सकते हैं। तो ये मल्टीपल इवेंट तो हम लोग के हो गए, लेकिन अब हमें गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करना है वो किस इवेंट पे करना है ना, किस इवेंट पे माना जाएगा कि हमारी टाइम ऑफ सप्लाई आ गई है और अब जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना है। तो टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर हमें क्या है, इसी चीज को निकाल के देगा, इसी चीज में हेल्प करेगा। क्या, किस चीज में हेल्प करेगा, टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने में, टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने में। तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई का पढ़ने का जो मेन मकसद है वो यही है कि आखिर जो हमने सप्लाई करी है, जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज करी है, उसके अगेंस्ट में जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है वो किस मंथ में करना है। मतलब किस मंथ में माना जाएगा कि हमारी टाइम ऑफ सप्लाई हो गई है और अब गवर्नमेंट को पे करने के लिए हम लायबल हो गए हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और देखो अब क्या है, ये जो सप्लाई हुई है, लेट्स सपोज कि ये सब सप्लाई हुई है, ये जो सप्लाई हुई 1000 रुपीज की हुई, इस पे जीएसटी
180 रुपीज लगा, ठीक है। जो अब ये 180 रुपीज जो जीएसटी है वो तो हम देख लेंगे कौन से महीने में करनी है ना, यही हमें टाइम सप्लाई में देखना है। लेकिन अगर हमने क्या करा, हमने ये पेमेंट करने में डिले कर दी, अगर ये पेमेंट हमने टाइम ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग नहीं करी, है ना, टाइम ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग नहीं करी, तो हमारे पास क्या लगेगा, हमारे पास इंटरेस्ट लगता है, जो कि हम लोग कब देखने वाले हैं, सेक्शन 50 के अंदर देखने वाले हैं, पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बेसिक जो है और जो बैकग्राउंड है टाइम ऑफ सप्लाई का वो समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को आगे का जो भी कॉन्सेप्ट है उसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है, एक ओवरव्यू उसका भी दे देता हूँ। देखो क्या करने वाले हैं हम लोग, हमारे पास क्या होती है, एक तो हमारे पास क्या होगी, सप्लाई होगी। हमारे पास सप्लाई क्या हो सकती है, दो चीज की हो सकती है, एक सप्लाई ऑफ गुड्स, है ना, एक सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, है ना। अब सप्लाई ऑफ गुड्स की जो ट्रांजैक्शन होते हैं, उसकी कितनी कैटेगरीज हो सकती है ना, किसकी कैटेगरीज हो सकती हैं। अब एक तो हो सकती है फॉरवर्ड चार्ज, हम लोगों को देखना है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज, और एक हो सकती है आरसीएम, है ना, एक आरसीएम के केस में टाइम ऑफ सप्लाई देखनी है। हमें देखनी है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ वाउचर्स, है ना, वाउचर्स, ठीक है। और एक हमें देखनी है रेसिडुअल केसेस, और लास्ट हमारे पास आ जाता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी, ठीक है। अब हम लोगों को इसके अंदर क्या देखना है, फॉरवर्ड चार्ज के केस में हमारे साथ क्या होता है, फॉरवर्ड चार्ज में हमारे पास क्या होते हैं, कैटेगरीज होती है। एक तो होगा हमारा नॉर्मल कैटेगरी, है ना, नॉर्मल। सेकंड होती है हमारी कॉन्टिन्यूअस सप्लाई, और लास्ट होती है सेल ऑफ रिटर्न एंड अप्रूवल बेसिस। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये सारी की सारी कैटेगरी जो है हमें टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स पढ़नी है, ठीक है। सिमिलरली हमें क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। तो इसके अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है, एक तो हमें देखना है सेम बेसिस पे फॉरवर्ड चार्ज में इसमें एक तो नॉर्मल केसेस हमारे पास आएगा, सेकंड हमारा आएगा क्या, कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। जो तीसरा केस होता है सेल ऑफ अप्रूवल एंड रिटर्न बेसिस, जो होता है वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब कि जो तीसरा केस होता है सेल एंड अप्रूवल बेसिस, वो हमारा सर्विसेज के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग सर्विसेज किसी को देके ये नहीं बोल सकते, अगर आपको पसंद आए तो आप सर्विसेज रखना, अदरवाइज वापस कर देना, तो वो हमारा थर्ड केस में पॉसिबल नहीं है, तो वो हमारा इस केस में पॉसिबल नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट जो प्रोविजन आता है वो सेम बेसिस पे आरसीएम का जो प्रोविजन है वो भी हमारा सर्विसेज में हम लोगों को देखना है। फिर हम लोगों को देखना है एक वाउचर का केस, फिर हमें रेसिडुअल केस और लास्ट हमें इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी। मतलब जो है हमें फॉरवर्ड चार्ज और आरसीएम का जो केस है वो हमें क्या है, दोनों में डिफरेंटली अलग से सेपरेट प्रोविजन है जो हमें पढ़ने हैं। अदरवाइज वाउचर, रेसिडुअल और इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी के जो केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई निकलती है वो हमारा दोनों केस में क्या है, कॉमन है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन ये सारे के सारे केसेस देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। हाँ जी, तो अब हमें क्या पढ़ना है, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2। तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, टाइम सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो कहता है कि ये जो टाइम सप्लाई है वो क्या है, टाइम सप्लाई कब आएगी, इन तीनों में से जो भी डेट पहले आएगी, ये तीनों इवेंट में की डेट में से जिस इवेंट की डेट पहले होगी उस डेट को हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मान लेंगे, ठीक है। अब क्या बोलता है, पहला बोलता है
डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, है ना, जिस डेट पे सप्लायर ने इनवॉइस इशू करा, या फिर लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, है ना, उस सप्लाई के लिए इनवॉइस इशू करने की जो लास्ट डेट थी वो, या फिर कहता है डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट सप्लाई, मतलब कि जिस दिन सप्लायर ने उस सप्लाई के अगेंस्ट में पेमेंट रिसीव करी। ठीक है, अब क्या है, इन तीनों डेट में से क्या है, जो भी डेट पहले आएगी वो हमारा क्या मान लेंगे हम लोग, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मान लेंगे। लेकिन अब हमें पहले तो ये देखना है कि लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या है। मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई थी फॉरवर्ड चार्ज के अंदर, एक तो नॉर्मल केस, सेकंड हमारा कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कॉन्टिन्यूअस सप्लाई, सेकंड हमारा कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, थर्ड हमारा था सेल ऑन रिटर्न एंड अप्रूवल बेसिस। ठीक है, तो इन तीनों के केस में जो लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस होगा वो हम लोग यहाँ पे इस जगह पे वो डेट रख देंगे और फिर हम लोग कंपेयर करेंगे हमारी टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल केस में पढ़ते हैं कि नॉर्मल केस में जो लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस होती है वो क्या होती है। ठीक है, अब आप लोगों की जो आपका जो सप्लाई होती है, जो आपके गुड्स की सप्लाई होती है वो क्या हो सकती है, एक तो हो सकती है ऐसी सप्लाई जहाँ पे मूवमेंट्स ऑफ गुड्स हो, है ना, मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व, है ना, मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व, और एक हो सकती है जहाँ पे मूवमेंट क्या है, इन्वॉल्व नहीं है, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है ना, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। तो अब जहाँ पे मूवमेंट इन्वॉल्व है वो तो वहाँ पे क्या होता है, आपको जो इनवॉइस इशू कर देना चाहिए, जहाँ पे मूवमेंट इन्वॉल्व है वहाँ पे इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, कब, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल, बिफोर ऑफ एट द टाइम ऑफ रिमूवल। ठीक है, और जहाँ पे मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है वहाँ पे जो आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए जब आपने क्या करा, डिलीवरी कर दी गुड्स की और मेक अवेलेबल करवा दिया रिसिपेंट को। ठीक है, तो क्या हो जाना चाहिए, इनवॉइस उस डेट पे या उससे पहले आपका इशू हो जाना चाहिए। ठीक है, हमने ये पढ़ा इन केस ऑफ नॉर्मल, ये जो है हमारा केस था वो नॉर्मल केस था। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे अगर जो सप्लाई ऑफ गुड्स है इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सप्लाई, है ना, जो सप्लाई ऑफ गुड्स है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है, तो उस केस में क्या होगी हमारी लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ठीक है, तो इसमें बोलता है कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में बोलता है कि अगर आपके एग्रीमेंट में, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या है सक्सेसिव पेमेंट या फिर सक्सेसिव स्टेटमेंट, मतलब कि डिसाइडेड है कि आप क्या करेंगे इस डेट पे, या फिर आपने क्या बोला इस डेट पे क्या है, आपको एक स्टेटमेंट इशू करनी है, आपको स्टेटमेंट इशू करनी है, या फिर आपका डिसाइडेड है कि आपको इस डेट पे, हर महीने की इस डेट पे क्या करनी है, पेमेंट करनी है। अगर सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट या पेमेंट इन्वॉल्व है तो आपका जो है इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। ठीक है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ ईच सच स्टेटमेंट इशूड और एज द केस में भी ईच पेमेंट इज रिसीव्ड। ठीक है, समझ में आया? तो आपका क्या हो जाना चाहिए, लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या हो गई, बिफोर और एट द टाइम ऑफ ईच स्टेटमेंट इज इशूड और एज द केस में भी ईच पेमेंट इज रिसीव्ड। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब थर्ड केस मैंने आपको बताया था सेल ऑन रिटर्न एंड अप्रूवल बेसिस। तो ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। ठीक है, ए ने बी को जो है गुड्स भेजे अप्रैल मंथ में, और उस टाइम पे बी ने क्या करा, उस टाइम पे ए ने बी को बोला कि आपको अगर ये गुड्स पसंद आ जाए तो आप कंफर्म कर देना, ठीक है, अदरवाइज आप मेरे को ये रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, तो जब ये गुड्स अप्रैल में भेजे तो उस टाइम पे क्या हुआ, इस ट्रांजैक्शन को सप्लाई ट्रीट नहीं किया गया, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करा, डिलीवरी चालान से बी के पास सामान पहुंचा दिया गया। ठीक है, अब इसका जो इनवॉइस रेज होना चाहिए वो इनवॉइस रेज कब तक हो जाना चाहिए, अगर ये बी की कंफर्मेशन है वो बिफोर 6 मंथ आ जाती है, अगर ये बी की कंफर्मेशन बिफोर 6 मंथ आ जाती है, कहाँ से 6 मंथ, रिमूवल की डेट से, है ना, गुड्स की रिमूवल की डेट से। तो अगर बिफोर 6 मंथ आ गई तो आपका इनवॉइस जो रेज हो जाना चाहिए उस डेट पे हो जाना चाहिए जिस दिन कंफर्मेशन आई, और अगर ये आपकी कंफर्मेशन 6 मंथ तक नहीं आई तो आपका जो इनवॉइस रेज हो जाना चाहिए बिफोर और एट द टाइम ऑफ कब, 6 मंथ, बिफोर और एट द टाइम ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। ठीक है,
ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। या तो आपका अगर जो है कंफर्मेशन 6 मंथ से पहले पहले आ गई तो आपका जो इनवॉइस हो जाना चाहिए ऑन और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई, जब उसने कंफर्मेशन दी। अदरवाइज जिस दिन 6 मंथ खत्म होते हैं उसका जो नेक्स्ट डे हो जाएगा आपका क्या हो जाना चाहिए, इनवॉइस। जिस दिन आपके 6 मंथ खत्म होते हैं, रिमूवल से 6 मंथ खत्म होते हैं, उससे पहले या उस दिन तक क्या हो जाना चाहिए, आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो ये आपने पढ़ा तीनों के तीनों केस टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के, ठीक है, नॉर्मल चार्ज के अंदर। अब हम लोगों ने यहाँ पे दो चीजें देख ली कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ये आपको इजीली मिल जाएगा जो आपके इनवॉइस में मेंशन होगा, ठीक है, ये जो डेट है आपके इनवॉइस में मेंशन होगी। नेक्स्ट जो डेट है लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, वो हम लोगों ने पढ़ ली तीनों के तीनों कैटेगरी के अंदर, ठीक है। लास्ट एक ट्रांजैक्शन हमें देखनी है, डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव द पेमेंट। देखो ये हमारे लिए क्या है, ये जो डेट है वो हमारे देखना आज की डेट में क्या हो जाता है, इररेलेवेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ सर्कुलर नंबर 66/2017, ठीक है। तो 66/2017 क्या कहता है कि आपकी जो टाइम ऑफ सप्लाई है इन केस ऑफ गुड्स जो है वो एडवांस बेसिस पे नहीं डिटरमाइन होगी। मतलब कि अगर आपकी जो पेमेंट डेट है वो इन दोनों डेट से पहले आ जाती है, मतलब इनवॉइस से भी पहले आपको पेमेंट मिल जाती है, विच इज द केस ऑफ एडवांस, है ना। अगर आपको पेमेंट इन दोनों डेट से पहले मिल जाती है तो आपकी जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो लॉजिकली पेमेंट की डेट हो जानी चाहिए। लेकिन सर्कुलर नंबर 66 बोलता है कि आपकी अगर पेमेंट की डेट पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो रही है, फॉल होती है, तो आपका क्या है पेमेंट की डेट इग्नोर की जाएगी, है ना। मतलब आप ये कहता है कि 66/2017 कहता है कि जो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई है वो पेमेंट के बेसिस पे डिटरमाइन नहीं होगी, मतलब कि पेमेंट की डेट आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालते टाइम इग्नोर करनी पड़ेगी। तो आपकी जो टाइम सप्लाई ऑफ गुड्स जो है वो क्या है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ठीक है, यही हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन एक हमारा और सर्कुलर आया, वो क्या कहता है, वो कहता है स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के बारे में। आप लोगों को पता है कि स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम पे क्या लगता है, जीएसटी लगता है। अब क्या है, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम क्या होते हैं, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम हम लोगों ने पढ़े हैं, वो होते हैं जैसे कि हॉर्स रेस, है ना, लॉटरी, बैटिंग, गैमलिंग, ऑनलाइन गेमिंग, है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, कसिनो, ये सारे के सारे क्या हैं आपके स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। तो इन केस में क्या होता है, आप लोगों को जो है सप्लायर को पेमेंट क्या करनी पड़ती है, एडवांस में करनी पड़ती है। तो इसीलिए सर्कुलर लेके आया और बोला गया कि अगर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है तो आपको एडवांस के केस में भी क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगी और आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने केस पढ़ना है टाइम सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ आरसीएम। जो आरसीएम के केस में आपको पता है कि रेसिपिएंट क्या होता है, इज लायबल टू पे जीएसटी। तो जितने भी प्रोविजंस हैं जीएसटी एक्ट के, उस केस में क्या लगते हैं, उस केस में किसको लगते हैं, रेसिपिएंट को ही एप्लीकेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें जो ये टाइम सप्लाई देखनी है वो किसको ध्यान में रखते हुए देखनी है, रेसिपिएंट को ध्यान में रखते हुए देखनी है, मतलब कि रेसिपिएंट के एंगल से हमें टाइम ऑफ सप्लाई देखनी है। तो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ आरसीएम क्या होती है, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, है ना। तो डेट ऑफ द रिसीव्ड ऑफ द गुड्स, डेट जिस दिन गुड्स को रिसीव किया किसने, रेसिपिएंट ने। सेकंड, जिस दिन पेमेंट रिसीव करी सप्लायर ने, ठीक है, और डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द 30th डेट फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, किसने, सप्लायर ने, ठीक है। तो मतलब कि टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ आरसीएम क्या हुई, जिस दिन रेसिपिएंट ने क्या करे, गुड्स रिसीव करे,
जिस दिन सप्लायर ने पेमेंट रिसीव करी या फिर इनवॉइस इशू करने के 30th डे के बाद जो दिन आएगा, है ना, वो डेट हम आपकी ले ली जाएगी। और इन तीनों डेट में से जो भी डेट पहले आएगी वो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर आरसीएम मानी जाएगी। ठीक है, अब हम लोग ये जो पेमेंट की डेट है, आप लोगों ने पेमेंट की डेट हर जगह देखनी है, तो हम लोग ये देख लेते हैं पेमेंट कब माना जाएगा कि सामने वाले पार्टी ने पेमेंट रिसीव कर दी। तो पेमेंट की डेट डिटरमाइन करने के लिए हमें दो चीज देखनी पड़ती है। एक वो डेट जिस दिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करी, एंट्री करी, और दूसरी डेट जिस दिन आपके बैंक अकाउंट में वो पेमेंट क्या हुई, क्रेडिट हुई। इन दोनों में से जो भी डेट पहले होगी वो डेट हमारी पेमेंट की डेट मान ली जाएगी। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, और अगर आपका जो है ये आरसीएम, अगर आपकी टाइम ऑफ सप्लाई इन तीनों डेट से भी, मतलब कि इस प्रोविजन से नहीं निकल पा रही है, अगर आपकी टाइम ऑफ सप्लाई इस प्रोविजन से नहीं निकल पा रही है, इन क्लोज से नहीं निकल पा रही है, तो आप लोगों को टाइम ऑफ सप्लाई क्या मान लिया जाएगा आरसीएम के केस में, जिस दिन रेसिपिएंट ने एंट्री करी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक? अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यस, नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताया था, एक तो मैंने बताया था आपको फॉरवर्ड चार्ज, सेकंड आपको मैंने बताया था रिवर्स चार्ज, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था वाउचर्स। तो वाउचर्स के केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई आएगी अंडर गुड्स, ठीक है, तो वो कैसे हम लोग निकालते हैं। लेट्स सपोज आप लोग क्या गए, बिग बाजार गए और वहां पे आप लोगों को क्या हुआ, आप लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग करी और आप लोगों को क्या मिला, एक वाउचर मिला, है ना, 1000 रुपीज का वाउचर मिला, और आप लोगों को बोला गया कि आप इस वाउचर से नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे कोई भी शर्ट खरीद सकते हैं, आप कोई भी शर्ट खरीद सकते हैं। तो जब आप लोगों को पता है कि इस वाउचर के अगेंस्ट में आपको क्या है, आने वाले टाइम पे क्या मिलने वाली है, शर्ट मिलने वाली है, तो जिस दिन आपको वाउचर इशू किया गया उसी डेट टाइम ऑफ सप्लाई आपकी आ जाएगी। तो सप्लायर को के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर। लेकिन सेकंड केस, आपको ये जो 1000 रुपीज मिले, आप लोगों को नहीं पता एनीथिंग, आपको पता नहीं है, और आपको बोल दिया गया कि आप 1000 रुपए यूज कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो क्या हुआ, एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल। ठीक है, आपको नहीं पता कि इसके अगेंस्ट में क्या सप्लाई मिलने वाली है, तो क्या होगा, आपके लिए उस वाउचर के लिए, मतलब कि सप्लायर के लिए उस वाउचर की जो टाइम ऑफ सप्लाई आएगी वो क्या आएगी, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। ठीक है, और सेकंड लास्ट जो केस हमारा आता है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, वो आता है कि अगर आपकी जो टाइम ऑफ सप्लाई है ना तो फॉरवर्ड चार्ज से निकल पाई है, ना ही रिवर्स चार्ज से निकल पाई है, और ना ही आपका वाउचर्स का केस है, तो आपकी जो टाइम ऑफ सप्लाई आएगी वो क्या आएगी, जिस दिन आप पीरियोडिक रिटर्न फाइल करते हो या फिर आप जिस दिन टैक्स पे करते हो, उस टाइम पे आप लोगों को टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी और आपको उस टाइम पे जीएसटी देना है। नेक्स्ट और लास्ट केस जो हमारा है वो क्या है, इन केस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट। अब मैं इसको आपको एक बार समझा देता हूँ। लेट्स सपोज मिस्टर ए थे और मिस्टर बी थे। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या करा, 1 लाख रुपीज के गुड्स सेल किए, ठीक है, और साथ ही साथ ये बोल दिया कि आपको ये 1 लाख रुपए जो हैं विद इन 1 मंथ आपको देने पड़ेंगे। मतलब कि जो क्रेडिट पीरियड है इस सप्लाई का वो क्या है, इस पेमेंट का वो क्या है, 1 मंथ है। तो अगर आप ये 1 मंथ में पेमेंट नहीं करते हो तो आपको 12% पर एनम के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और भी आपके कॉन्ट्रैक्ट की क्लोज हो सकते हैं कि 1000 आपको लेट फीस देनी पड़ेगी या फिर आपको 10,000 रुपीज की पेनल्टी लग जाएगी, है ना। तो क्या हो सकता है, आप एक सप्लाई के अगेंस्ट में क्या कर सकते हो, लेट फीस, इंटरेस्ट और पेनल्टी भी रिसीव कर सकते हो। तो अब क्या हुआ, मिस्टर बी ने वो सप्लाई के अगेंस्ट में जो पेमेंट है वो 1 मंथ से डिले कर दी, ठीक है। अगर इन्होंने क्या करा, वो पेमेंट डिले कर दी तो अब आपको क्या है, इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी देनी पड़ेगी।
तो अब आपको पता है जो 1 लाख है, 1 लाख तो आपकी 1 महीने पहले सप्लाई हो चुकी है ना, तो आपने 1 महीने पहले 1 लाख पे जीएसटी पे कर दिया होगा। लेकिन जो आपको 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ के बाद इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी मिलने वाला है, उस अमाउंट की जो टाइम ऑफ सप्लाई होगी वो किस दिन मानी जाएगी। तो ये जो क्लोज है वो ये बताता है कि आपकी लेट फीस, पेनल्टी और इंटरेस्ट के अमाउंट के लिए जो भी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, वो जो डेट मानी जाएगी वो डेट होगी जिस दिन आपने ये अमाउंट क्या है रिसीव किया है। जिस दिन आपने लेट फीस, जिस दिन आपने इंटरेस्ट या पेनल्टी रिसीव करी है, उस डेट को हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। उसी डेट को क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, ये इसी के साथ हमारा क्या होता है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, वो सारे के सारे केस कवर हो जाते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा फॉरवर्ड चार्ज, इसके अंदर पढ़ा हम लोगों ने रिवर्स चार्ज, इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा वाउचर, इसके अंदर हमने पढ़ा रेसिडुअल केस, और इसके अंदर आखिरी में हमने पढ़ा इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे केसेस समझ में आए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। जो टाइम ऑफ सप्लाई है इन केस ऑफ सर्विसेज, उसके अंदर हम लोगों ने मेजरली क्या करने हैं, 2 केसेस पढ़ने हैं। क्या, कौन कौन से, एक तो फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज। बाकी के जो 4 केसेस हैं वो क्या है, बिल्कुल एज इट इज हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर जो हमने पढ़े। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज के केस में अब हमारे लिए क्या है, सर्विसेज के केस में जो इनवॉइस इशू करना है वो कब करना है वो हमें सबसे पहले देख लेना है। तो सर्विसेज के केस में जो सेक्शन 31 कहता है, जो सेक्शन 31 कहता है वो कहता है कि आपको जो है नॉर्मल केस में, फॉरवर्ड चार्ज के केस में आप लोगों को जो इनवॉइस इशू कर देना है, वो इनवॉइस इशू कर देना, वो कब कर देना है, जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज के विदिन 30 डेज के अंदर कर देना। ठीक है, तो सर्विसेज के केस में आपको 30 दिन के अंदर, सप्लाई के 30 दिन के अंदर अगर इनवॉइस इशू कर देना है, तो देखो 2 बातें होंगी। या तो आप क्या करोगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू कर दोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, है ना। अगर आपने इनवॉइस जो है 30 दिन के अंदर इशू कर दिया तो आपके लिए जो इनवॉइस डेट है वो रेलेवेंट हो जाती है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर आपने 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू नहीं करा तो आपके लिए इनवॉइस डेट रेलेवेंट नहीं रहती। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, देखो अगर आपने 30 दिन के अंदर कर दिया, पहला केस, ठीक है, तो उस केस में जो इनवॉइस डेट है वो रेलेवेंट हो जाएगी और आपकी टाइम ऑफ सप्लाई होगी इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट, विच एवर इज अर्लियर। समझ में आया आपको। दूसरा केस जो था, आपने इनवॉइस जो है वो 30 डेज के अंदर इशू नहीं किया, तो आपके लिए इनवॉइस डेट इररेलेवेंट हो गई। तो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। मतलब कि जो डेट ऑफ पेमेंट है वो दोनों की दोनों जगह पे कॉमन रहेगा। समझ में आया आपको, वो आप लोग एक बार यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। देखो अर्लिएस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट क्या होगी, आपकी टाइम ऑफ सप्लाई होगी द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस हो जाए, इश्यू ऑफ इनवॉइस इफ जो इनवॉइस इज इशूड विद इन द पीरियड अंडर 31 और द डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर आपने 31 के अंदर जो इनवॉइस की डेट, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस मेंशन है उसके अंदर अगर कर दिया तो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई रहेगी इशू ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और अगर आपने 31 के अकॉर्डिंग इनवॉइस इशू नहीं करा तो आपकी हो जाएगी डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर आपके इन दोनों क्लोज से टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकलती है तो आपकी जो टाइम ऑफ सप्लाई होगी कौन सी होगी, जब आपने डेट ऑन विच रिसिपिएंट शोज दिस रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। जिस दिन रिसिपिएंट ने क्या करा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उस सर्विस की रिसिप्ट बुक करी। ठीक है, ये आपको क्या हुआ, क्लियर हो गया ये, ओके गुड। उसके बाद आप लोगों को पता है जो डेट ऑफ पेमेंट है हमेशा क्या होगी, अर्लिएस्ट ऑफ द फॉलोइंग। कौन सी दो डेट कौन सी है आप लोगों को मैंने बताया, जिस दिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करी पेमेंट
और जिस दिन सप्लायर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई विच एवर इज अर्लियर आपकी क्या हो जाएगी, डेट ऑफ पेमेंट मानी जाएगी। तो इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, अब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताता हूं जो कि दोनों के दोनों केस में क्या है कॉमन है। देखो, ये सप्लायर है और ये रेसिपिएंट है। सप्लायर ने रेसिपिएंट को गुड्स और सर्विसेज दिए जिसकी इनवॉइस वैल्यू थी, जिसकी क्या थी वैल्यू थी कितनी, 1 लाख रुपीस। ठीक है, लेकिन जो है रेसिपिएंट ने गलती से क्या करा, 1 लाख और 1000 रुपीज क्या करे, ट्रांसफर कर दिए। किसको, सप्लायर को, है ना। तो अब ये जो 1000 रुपीज जो एक्सेस दिए हैं किसके अगेंस्ट में, या तो ये गुड्स के अगेंस्ट में भी हो सकते हैं, सर्विसेज के अगेंस्ट में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 1000 रुपीज के केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो कब मानी जाएगी, है ना। जो एक्सेस पेमेंट मिली है कब, कहां तक 1000 रुपीज तक, है ना। तो उसके केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई कब मानी जाएगी, तो ये प्रोविजन कहता है कि जो 1000 रुपीज एक्सेस जो 1000 रुपीज आपको एक्सेस रिसीव हुए हैं उसकी जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो कब मानी जाएगी, जब सप्लायर उस 1000 रुपीज के अगेंस्ट में इन फ्यूचर इनवॉइस इशू करेगा। ठीक है, आपको समझ में आया। तो अभी आपको ये 1 लाख रुपीज पे टैक्स देना पड़ेगा, जो 1000 रुपीज पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा, जब भी सप्लायर इन 1000 रुपीज के अगेंस्ट में क्या करने वाला है, इन 1000 रुपीज के अगेंस्ट में क्या करने वाला है, इनवॉइस इशू करने वाला है। ठीक है, समझ में आया आपको। ये जो पॉइंट था वो दोनों के लिए कॉमन था, इसीलिए मैंने आपको ये एक साथ समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो केस आता है, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, तो हम लोगों ने देखो गुड्स का पढ़ा था। गुड्स के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था हम लोगों ने गुड्स के केस में हम लोगों ने पढ़े थे, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी थी। एक तो रिसीव की डेट, गुड्स जब रिसीव हुए, या आपने क्या करा, सप्लायर ने जिस दिन पेमेंट रिसीव करी, या फिर इनवॉइस इशू के 31st डे, है ना। अब आपको सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में आपको पता है रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज पॉसिबल नहीं है ना। तो क्या होगा, इसमें हम लोग 2 डेट देखेंगे। कौन सी डेट, एक तो डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है, जिस दिन डेट ऑफ पेमेंट है, जिस दिन रेसिपिएंट ने डेट ऑफ पेमेंट करी, और इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेट फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, है ना। इनवॉइस इशू के फॉलोइंग 60 डेट, है ना, जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ उसके 60 दिन के अंदर आपका क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। मतलब कि या तो आपकी डेट ऑफ पेमेंट और जो भी आपकी इनवॉइस इशू का, इनवॉइस के बाद जो 61st डे होगा वहां तक, वो डेट और इनवॉइस की डेट विच एवर इज अर्लियर आपका क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। समझ में आया। उसके बाद आता है हमारा एक प्रोविजो। क्या आता है कि अगर टाइम ऑफ सप्लाई आपकी क्लोज ए और बी से नहीं निकल रही है, तो आपकी जो टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा जिस दिन रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री की। ठीक है, नेक्स्ट एक आरसीएम का केस होता है कि आपकी अगर कोई एसोसिएट एंटरप्राइज है जो कि है लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया, है ना। आपकी कोई एसोसिएट एंटरप्राइज है लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया और आप इंडिया में हो, तो अगर आप उससे कोई सर्विसेज लेते हो तो आपको पता है कि उस केस में आपके पास क्या लगता है, आरसीएम एप्लीकेबल हो जाता है। तो उस केस में क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगी, अगर आप एसोसिएट एंटरप्राइज से सर्विसेज ले रहे हैं इंडिया में, ठीक है, जो कि लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो आपकी क्या होगी, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, जिस दिन रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री मारी और द डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, समझना है आपको, यही मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको पता है कि सेम वाउचर का केस आता है सप्लाई के केस में। अगर वाउचर क्या है, सप्लाई ऑफ अगेंस्ट वाउचर आइडेंटिफाइबल है, तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, अदरवाइज डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी टाइम ऑफ सप्लाई
नहीं निकल पा रही है ऊपर के तीनों क्लोज से, तो आपको मैंने बताया था कि पीरियोडिक रिटर्न आप जब फाइल करते हैं या फिर जिस दिन आप टैक्स को पे कर रहे हैं उस दिन आपको क्या मान लिया जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। सिमिलरली इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी की केस में भी आपको टाइम ऑफ सप्लाई उसी डेट पे आ जाएगी जिस दिन आप लेट फीस, पेनल्टी और इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया कि इनवॉइस कब इशू होगा नॉर्मल केस में। और अब आपको मैं समझाने वाला हूं कि कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में जो इनवॉइस इशू होगा उसकी लास्ट डेट क्या। ठीक है, तो सेक्शन 31 जो है वो कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में बताता है कि लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या होती है। कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज मैंने आपको यहाँ समझाया हुआ है कि कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज होंगी जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको क्या है, कॉन्टिन्यूसली क्या करना है, कॉन्टिन्यूसली फॉर द पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 3 मंथ आपको क्या करना है, सप्लाई करनी है और विद पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन। ठीक है, मतलब कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपको जो सप्लाई करनी है कॉन्टिन्यूसली कम से कम कितने महीने करनी है, 3 महीने से एक्सीड अगर करती है। ठीक है, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो एंटर्ड किया आपने और उस कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड जो है सप्लाई और सर्विसेज के केस में 3 महीने से ज्यादा का है, तो आपका क्या है, उस केस में उसको माना जाएगा कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में आपको जो टाइम ऑफ सप्लाई, वो जो लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस होगी वो क्या होगी, अगर पेमेंट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में जो आपको क्या है इनवॉइस देखनी है, उसमें पेमेंट जो है वो बहुत रेलेवेंट है। तो आपकी अगर डेट ऑफ पेमेंट एसर्टेन है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने डिसाइडेड किया है कि आपको पेमेंट कब करनी है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट अगर आपकी मेंशन है तो ऑन और बिफोर ड्यू डेट आपको इनवॉइस इशू कर देना है। अगर आपकी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है ना, अगर आपकी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या है, असर्टेबल नहीं है, तो जब सप्लायर पेमेंट रिसीव कर रहा है वो डेट मान ली जाएगी। अदरवाइज अगर जो पेमेंट है वो लिंक्ड है क्या, कंप्लीशन ऑफ इवेंट से, तो जब वो कंप्लीट होता है इवेंट उस टाइम पे आपको क्या कर देना है, इनवॉइस इशू कर देना है। तो हमने यहाँ 3 केस पढ़े। अगर आपकी ड्यू डेट को पेमेंट असर्टेनेबल है तो आपको ऑन और बिफोर दैट डेट कर देना है। अदरवाइज आपका क्या है, अगर आपकी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल नहीं है तो सप्लायर जब पेमेंट रिसीव करेगा उससे पहले आपको इनवॉइस इशू कर देना है। अदरवाइज लास्ट केस जो है, आपका अगर पेमेंट लिंक्ड है किसी कंप्लीशन ऑफ इवेंट से, तो उस इवेंट के कंप्लीट होने या उससे पहले क्या है, आपको इनवॉइस इशू कर देना है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि नॉर्मल केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई, वो जो इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए इन केस ऑफ सर्विसेज, वो कब हो जाना चाहिए। मैंने आपको बताया कि डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के विद इन 30 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका सप्लायर कौन है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो आपका जो है इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए विद इन 45 डेज। ठीक है, विद इन 45 डेज। आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे प्रोविजंस समझ में आए होंगे। अब मैं आपको क्या है कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डर जो दे रखे हैं वो भी ICAI की बुक से, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो क्या है, मिस्टर खन्ना एंड सन्स क्या है, फर्म है ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ठीक है, वो एंटर हुए किसके साथ, स्पार्क प्राइवेट लिमिटेड के साथ। कब, 1 सितंबर को। किसके लिए, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज कंप्लीट हो गई कब, 15 सितंबर, मतलब 15 सितंबर को आपकी प्रोविजन ऑफ सर्विसेज कंप्लीट हो गई। 15 सितंबर को प्रोविजन ऑफ सर्विसेज कंप्लीट हो गई। आपका इनवॉइस जो है वो इशू कब हुआ, इनवॉइस इशू हुआ आपका 20 सितंबर को। तो प्रोविजन ऑफ सर्विसेज खत्म हो गई कब, 20 को, 15 को, और आपने जो इनवॉइस इशू कर दिया सितंबर को, 20 सितंबर को। ठीक है, और पेमेंट रिसीव कब हुई, पेमेंट रिसीव आपको हुई 10 अक्टूबर को। तो जब आपको पता है कि प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के विद इन 30 डेज के अंदर आपके क्या हो गई है, इनवॉइस इशू हो गई है, तो उस केस में इनवॉइस की डेट जो है रेलेवेंट हो जाती है और आपकी जो टाइम ऑफ सप्लाई है
डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, मतलब कि उस डेट पे आपकी जो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी, इनवॉइस की डेट हो जाएगी विच इज 28 सितंबर। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपका इसी एग्जांपल में आपका अगर इनवॉइस इशू होता 25 ऑफ अक्टूबर, ठीक है, विच इज नॉट विद इन 38 डेज फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, मतलब कि अगर ये क्या हो गया 15 सितंबर के 30 दिन अगर आप ऐड करोगे तो 15 अक्टूबर आएगा, और आपका क्या है जो इनवॉइस इशू है वो 25 अक्टूबर को आया है, तो उस केस में आपका जो है डेट ऑफ इनवॉइस जो है वो इररेलेवेंट हो जाता है। तो आपके लिए रेलेवेंट क्या होता है, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। आपकी प्रोविजन ऑफ सर्विसेज हो गई, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज होगी 20 सितंबर 15 सितंबर और 25 ऑफ अक्टूबर, विच एवर इज अर्लियर क्या होगी आपके लिए 15 सितंबर। तो 15 सितंबर क्या होगी आपकी टाइम ऑफ सप्लाई होगी। नेक्स्ट, आपकी कंपनी ने जो सप्लाई करी थी 4800 की करी थी, लेकिन रिसीव कितने हो गए 5000 रुपीज। आपको पता है 1000 रुपीज तक जो टाइम सप्लाई होगी वो एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर हो सकती है। तो अगर यहाँ पे 200 रुपये जो एक्सेस रिसीव हुए, ठीक है, इस केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई होगी वो उस डेट को मान ली जाएगी जिस डेट पे ये जो सप्लायर है इस 200 रुपये के लिए इनवॉइस इशू करेगा। आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ जो आपको क्या करना है, टैक्स देना है, जो टाइम ऑफ सप्लाई जो आपकी बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ 4800 के लिए ही बनेगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बेस्ट हॉस्पिटैलिटी सर्विस एंटर हुई है एग्रीमेंट किसके साथ, ड्राइव मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ठीक है। ड्राइव मार्केटिंग लिमिटेड क्या कर रहे हैं, ये बेस्ट हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज क्या कर रही है, अपने कूपन सेल कर रही हैं और वाउचर्स सेल कर रहे हैं। ठीक है, जो कि रिडीमेबल हैं डिस्काउंट पे। किसके डिस्काउंट पे, स्टे इन अ होटल, मतलब आप क्या करोगे होटल में स्टे करोगे, आपको क्या करेगा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है ना, अगेंस्ट वाउचर क्या है, आइडेंटिफाइबल है। तो आपकी जो वाउचर्स के केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई आएगी वो उसी डेट पे आ जाएगी जिस दिन आपने वाउचर इशू करे। नेक्स्ट हमारा आता है राधा ट्रेडर्स। राधा ट्रेडर्स ने क्या करे, गुड सेल करे श्याम सेल्स को, कब 6 जून को। किस कंडीशन के साथ, अगर आपने क्या करा, आपको क्या करेंगे, अगर आपने 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी तो आपको 2% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या हुआ, श्याम ट्रेडर्स ने जो पेमेंट है 6 जुलाई को अलोंग विद इंटरेस्ट क्या करी, पेमेंट करी। तो ये पेमेंट के अगेंस्ट में जो टाइम ऑफ सप्लाई आएगी वो मैंने आपको बताया था, जो पेमेंट लेट फीस और पेनल्टी के केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई आती है एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट लेट फीस और पेनल्टी। तो कब रिसीव करी आपने इंटरेस्ट, 6 जुलाई को, जो टाइम ऑफ सप्लाई आ गई आपकी 6 जुलाई। नेक्स्ट आपका आता है 6 नंबर। इसमें क्या बोला गया कि जो परफेक्ट पिज्जा है वो हर एक लार्ज पिज्जा के अगेंस्ट में आपको क्या करेगा, हर लार्ज पिज्जा के अगेंस्ट में क्या करेगा, आपको 1 कैन बाय अ वाउचर ऑफ 20 रुपीज। ठीक है, मतलब कि 20 रुपए का वाउचर है, आप लोग क्या कर सकते हो, रिडीम करवा सकते हो 5 जैन तक। ठीक है, किसके अगेंस्ट में, एक स्मॉल पिज्जा के अगेंस्ट में। तो आपको पता है कि जब आपको पता है कि स्मॉल पिज्जा के अगेंस्ट में आपको वाउचर रिडीम कराना है, ठीक है, तो क्या हुआ, ये क्या हो, सप्लाई क्या हुई वाउचर के अगेंस्ट में आइडेंटिफाइबल होगी। तो आपको पता है कि जब आइडेंटिफाइबल सप्लाई होती है तो उस केस में डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर क्या हो जाएगी, आपकी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, कि सिम्फनिक्स प्राइवेट लिमिटेड एंटर हुई है कॉन्ट्रैक्ट में, किस कॉन्ट्रैक्ट में, 100 ऑफिस चेयर सप्लाई करनी है 15,000 ईच टू जॉय सेल्स, मतलब कि कितने रुपीस की ऑफिस चेयर सप्लाई करनी है, 15 लाख रुपीस की। ठीक है, 15 लाख रुपीस की कब करनी है, कब एंटर हुई है, 21 अगस्त को। ठीक है, चेयर रिमूव हुई वेयर हाउस से कब, 5 सितंबर को। ठीक है, 5 सितंबर को क्या हुई, चेयर रिमूव हो गई, और इनवॉइस भी 5 सितंबर को ही इशू हो गया।
ठीक है, इनवॉइस भी 5 सितंबर को ही इशू। अब क्या हुआ, डेट क्या हुई, जो ही सेल्स हैज पेड 30% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट 21 अगस्त को उसने क्या करा, 21 अगस्त को ही उसने क्या करा था, एडवांस पेमेंट कर दी। मतलब कि सप्लाई जो रिमूव हुई है और इनवॉइस इशू हुआ है वो कब हुआ है, 5 सितंबर को, लेकिन उसने क्या करा 30% जो है पेमेंट 21 अगस्त को ही कर दी। तो आपको पता है जो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स आता है वो कब आता है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। आपको पता है लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होगी इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, कब होती है, ऑन और बिफोर रिमूवल। तो आपको पता है रिमूवल के टाइम पे यहाँ पे इनवॉइस इशू कर दिया गया है। तो आपका जो है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस आपका क्या है, 5 सितंबर है, ठीक है। और आपकी डेट ऑफ पेमेंट, आपकी जो टाइम ऑफ सप्लाई है, टाइम जो आपकी डेट ऑफ पेमेंट है वो इन केस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है, वो इररेलेवेंट होती है। तो आपकी जो टाइम ऑफ सप्लाई जो आएगी, पूरे के पूरे 15 लाख के लिए वो क्या आएगी, 5 सितंबर को आ जाएगी। 4.5 लाख रुपए जो आपको एडवांस मिला है अगस्त को, उस अगस्त के महीने में आपकी कोई भी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आपकी जो है 15 लाख के लिए एंटायर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 15 लाख के लिए टाइम सप्लाई 15 सितंबर को आ जाएगी। कोई भी आपको जीएसटी पे नहीं करना है एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस ऑन 21 अगस्त, ठीक है। लास्ट आपका आता है, आपको पता है कि मैंने आपको एक प्रोविजन बताया था, लास्ट आपका आता है कि आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट जो था, वो एग्रीमेंट जो था वो 100 kg ऑफ रॉ मटेरियल का था, लेकिन क्या हुआ, ए लिमिटेड ने 80 kg ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाई करे और इनवॉइस भी इशू कर दिया। तो आप लोगों को पता है कि टू द एक्सटेंट जिस सप्लाई तक का आपका क्या है इनवॉइस इशू हो गया है, मान लिया जाएगा कि आपकी टू द एक्सटेंट सप्लाई हो गई है। तो मतलब हम लोग मान लेंगे कि आपकी जो 80 kg की है वो सप्लाई हो गई है, और टाइम ऑफ सप्लाई जो हम लोग निकालेंगे वो 80 kg के हिसाब से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इसी के साथ आपका क्या होता है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट और सारे के सारे जो आपका क्या था कॉन्सेप्ट बिल्डर जो थे वो यहाँ पे मैंने कंप्लीट करा दिए। आपको इस कॉन्सेप्ट से, इस चैप्टर से अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी आपके इश्यूज आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे क्या करना, अपनी क्वेरी मेंशन करना, या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल पे भी आपके इश्यूज या क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज करता हूँ और आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। बाय बाय, राधे राधे, थैंक यू ऑल।